दोस्तों, हायर ईपीएस का मामला ज्यादातर एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा रहा है और ये लड़ाई कई सालों से चलती आ रही थी और कई उतार चढ़ाव देखे हैं इसमें। लेकिन ये तब निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 4 नवंबर 2022 को, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एम्प्लॉइज के हक में दिया कि वो ज्यादा पेंशन के लिए एलिजिबल है और वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ ने गाइडलाइन जारी करने में काफी वक्त लगा दिया, लेकिन देर से ही सही अब ये काम शुरू हो चुका है। ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार बढ़े पेंशन के आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। तो दोस्तों, कौन है एलिजिबल इस बढ़े पेंशन के लिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्या तैयारी करनी होगी, आप आवेदन कैसे करें और क्या किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा ताकि आपसे इस बार कोई गलती ना हो, क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए, जो अगर एक बार मिस कर गए तो शायद दोबारा मौका ना मिले। इसलिए इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस बार कोई गलती ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने जानने वालों के साथ। आपने यूट्यूब पे बेल आइकन अभी तक नोटिफिकेशन के लिए ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर दे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कौन एलिजिबल है बढ़े पेंशन के लिए। जो लोग 1 सितंबर 2014 को ईपीएस के मेंबर थे, यानी उस दिन जिनका अनसेटल्ड ईपीएस खाता हो, यानी उसमें कुछ बैलेंस बचा हुआ हो, हम उन मेंबर्स की बात कर रहे हैं। हालांकि एक कैटेगरी और है जो लोग 2014 से पहले रिटायर कर चुके थे और जिन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर के साथ जमा किया था और हायर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। उन लोगों के आवेदन की आखिरी तारीख 4 मार्च थी, जो खत्म हो चुकी है। तो हम उन लोगों की बात करने वाले हैं जिनके लिए आवेदन की सुविधा अभी भी जारी है, और ये वो लोग हैं जो 1 सितंबर 2014 को ईपीएस के मेंबर थे या इस दिन उनके ईपीएस अकाउंट में एक पेंडिंग बैलेंस बचा हुआ था। दूसरा कंडीशन है या तो 1 सितंबर 2014 के बाद वो रिटायर हो गए हो या अभी भी नौकरी में लगे हुए हो। और कौन से लोग हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते थे, जिनकी सैलरी उस समय के वेज सीलिंग से ऊपर थी, वही लोग एलिजिबल होंगे। तो पहले की जो वेज सीलिंग थी मई 2001 तक 5,000 रुपए थी और सितंबर 1, 2014 से पहले ये 6,000 रुपए थी। तो अगर आपकी वेज सीलिंग से ऊपर बेसिक सैलरी थी 6,000 रुपए से ज्यादा 2014 से सितंबर से पहले, तो भी आप एलिजिबल है बढ़े हुए ईपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए और ईपीएस पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, क्या होगा ईपीएस का एक कैलकुलेशन, ये हम एक समझ लेते हैं। अगर आप बढ़ा हुआ कंट्रीब्यूशन देते हैं तो ये मामला इतना बड़ा क्यों है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एग्जिस्टिंग करंट बेसिक सैलरी 40,000 रुपए है करंट में, और अगर हायर ईपीएस में दोनों कंडीशन मिला लेते हैं कि 40,000 रुपए है, तो एम्प्लॉइज का जो शेयर जाता है वो पहले भी 12% यानी 4800 रुपए और अभी भी वो 4800 रुपए जाएगा। तो एम्प्लॉय के शेयर में कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन एम्प्लॉयर के शेयर में चेंज होगा। जो पहले वेज सीलिंग के हिसाब से 15,000 का 8.33 यानी 1250 रुपया जाता था, अब वो पूरे 40,000 का 8.33 यानी 3332 रुपया जाएगा। और एम्प्लॉयर का बाकी पैसा 3.67 जो पहले जाता था ईपीएफ में, वो 1250 के बाद बचा हुआ पैसा 3550 जाता था, लेकिन अब आवेदन करने के बाद ये मात्र 1468 रुपया होगा। यानी दोनों मिला के पहले ऐसे 4800 होता था, अब इसमें ईपीएस का शेयर बढ़ जाएगा, ईपीएफ का शेयर घट जाएगा। और बेसिक सैलरी अगर रिटायरमेंट के टाइम पर 1 लाख रुपए हो, अगर आपने 30 साल तक का जॉब किया हो तो उसमें 2 साल आपको बोनस पीरियड मिल जाता है ईपीएस के करंट पेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से। तो पुराने यानी अभी के रूल के हिसाब से 15,000 के वेज सीलिंग के हिसाब से जो आपका पेंशन बनता वो 6,857 बनता। लेकिन अगर 5 साल का आपका एवरेज बेसिक सैलरी 1 लाख रुपया रहता है, तो नए रूल के हिसाब से बढ़े हुए ईपीएस पेंशन के हिसाब से ये पेंशन आपका 45,714 रुपया हो सकता है। और दोस्तों, अगर 5 साल और ज्यादा सर्विस कर ले तो आधे से भी ज्यादा बेसिक सैलरी के रिटायरमेंट के समय 5 साल के एवरेज बेसिक सैलरी के आधे से भी ज्यादा ये
सैलरी हो सकती है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 7,000 रुपए का पेंशन बढ़ के 45,000 रुपए का पेंशन हो जाए, यानी 6 गुने से भी ज्यादा ये बढ़ सकता है थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन के साथ। और ये गवर्नमेंट गारंटीड लाइफ लॉन्ग पेंशन होता है दोस्तों, और एम्प्लॉइज के बाद एम्प्लॉय के स्पाउस को भी ये कवर करता है, हाफ पेंशन उनको मिलेगा। दोस्तों, आवेदन करने से पहले आपको पक्का करना होगा कि आपकी तैयारी पूरी हो गई हो। आवेदन करने से पहले आप चेक कर ले अपना ईपीएफओ पासबुक, जिसमें आपको अपनी सारी एलिजिबल सर्विस दिख रही है या नहीं दिख रही है, वो चेक कर ले। अगर कोई भी हिस्ट्री उसमें नहीं दिख रही है तो अपने पुराने एम्प्लॉयर से वो रिकॉर्ड हासिल करें। अगर वो उसमें यूएन में नहीं ऐड हुआ है तो उसको ऐड कराने की कोशिश करें दोस्तों। और अगर एम्प्लॉयर से भी ये काम नहीं हो पा रहा है तो आप, अगर पीएफ नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आप ग्रीवांस पोर्टल ईपीएफओ का है, वहां पे भी जाके ये कंप्लेन कर सकते हैं। और इसमें 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाता है आपको रिस्पॉन्स मिलने में, तो यहां भी आप शिकायत कर सकते हैं। समय रहते आपको जल्दी से जल्दी इस पे शिकायत करनी होगी। और ग्रीवांस पोर्टल आप यहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों, यहीं पे आपको शिकायत करनी होगी। यहाँ पे एज ए पीएफ मेंबर आप जा सकते हैं, क्योंकि पेंशनर जो ऑलरेडी रिटायर कर गए हैं ईपीएस पेंशनर, ये उनके लिए है, एम्प्लॉयर के लिए, अदर्स के लिए है। तो आप एज ए पीएफ मेंबर ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं ईपीएफओ के ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम वाले पोर्टल में, जिसका ये है वेबसाइट एड्रेस दोस्तों। जो ईपीएफओ ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है, इसके चलते आपको और कहीं नहीं जाना है, ईपीएफओ के वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करना है अपने बढ़े कंट्रीब्यूशन और बढ़े ईपीएस 95 पेंशन के लिए। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 3 मई है, यानी 3 मई से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपने सारी कार्रवाई अपने तरफ से अच्छे से पूरी कर ली है। दोस्तों, इसमें आपको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए रेडी होना है, जिसमें ना सिर्फ आपको भविष्य में ज्यादा योगदान देना है ईपीएस का, बट कि पिछले सालों में जब से आपकी सर्विस चल रही है जो मिसिंग कंट्रीब्यूशन रहा है और उस पे आज तक का जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रहा है उसकी भी भरपाई करने की आपको सहमति देनी पड़ेगी। वो आपके पीएफ बैलेंस से एडजस्ट हो सकता है, या अगर पीएफ बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो हो सकता है आपको अलग से भी वो पैसा डिपॉजिट कराना पड़े। दोस्तों, अगर सारी आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप आवेदन करने के लिए यूनिफाइड ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पे जाके अपना ये आवेदन एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये एप्लीकेशन आप पूरा करेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पे यूनिफाइड पोर्टल पे जाते हैं मेंबर सेवा में, तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बॉटम राइट पे आना है। यहाँ पे दोस्तों हायर पेंशन के लिए ये न्यू लिंक दिया है ईपीएफओ ने, इसी पे आपको क्लिक करना है। आपको इसमें नहीं जाना है, लॉगिन नहीं करना है, आपको सिर्फ इस पे लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ लिंक क्लिक करने पे ये अगला विंडो आएगा दोस्तों। इसमें लिखा होगा एक्सरसाइज ऑफ ज्वाइंट ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉइज हु वेयर इन सर्विस प्रायर टू 1/9/2014 and continued to be in service on or after 1/9/2014 but could not exercise joint option under erstwhile proviso para 11(3) EPS 95। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, ये किसके लिए है। और अगला पोर्टल जिससे ही ये अपने आप मूव करेगा दोस्तों, अगला विंडो ले जाएगा जहां पे आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपको यूएएन डालना होगा, अपना नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, आधार नंबर डालना होगा और वो मोबाइल नंबर डालना होगा जो आधार से लिंक्ड हो, क्योंकि ओटीपी आएगा। और ओटीपी डालने के बाद ये एप्लीकेशन आप आगे पूरा कर सकते हैं। वैलिडेशन के बाद एप्लीकेशन सबमिट करना होगा और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि आप आधार ऑथेंटिकेशन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये ऑप्शन अपने आप दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से जाके आपको फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। दोस्तों, ये था प्रोसेस कैसे बढ़े हुए ईपीएस कंट्रीब्यूशन और बढ़े हुए ईपीएस पेंशन के लिए अप्लाई करें। अब अगला मुद्दा आता है कि ये कितना लाभदायी डिसीजन है। क्या हम जो पैसा इसमें डालेंगे, एक्स्ट्रा पैसा, वो डालना सही है, गलत है, उस पर रिटर्न कैसा मिलेगा, ये कदम कैसे उठाया जाए। तो दोस्तों अभी करंट कैलकुलेशन के हिसाब से जो लोग भी 20 साल या उससे ज्यादा की सर्विस कर चुके हैं, इनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा रिवॉर्डिंग है। जो लोग अपने रिटायरमेंट के जितना क्लोज हैं उनके लिए ये ऑप्शन उतना ही लाभदायी है। और कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी होती है ईपीएस में पेंशन के लिए एलिजिबल बनने के लिए। तो एलिजिबल सर्विस जिनकी लंबी है उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही लाभदायी है। जिनकी सर्विस कम होगी उनको ये
अपना कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छे से करना होगा कि उनको ये फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगले वीडियो में मैं पूरे कैलकुलेशन के साथ आपके पास आऊंगा कि किन लोगों को इसमें कितना फायदा मिल रहा है और उनको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक बटन जरूर दबा दे दोस्तों। समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।